ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स जो हैं उनको पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो किस तरह के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर से बेसिकली यहाँ पे क्या मुराद है, बेसिकली आप ऑर्डर जो है बेसिकली हम कह रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर। ठीक है, अभी उसमें आपने देखा कि हमने सिंपल एक ज्यूम किया कि के ओवर एस प्लस ए जो है बेसिकली वो मेरा एक सिंपल ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लीनियर आप टर्म्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की टर्म्स नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे, लेकिन जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स होंगे उसका ज़ाहिर बात है ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो सेकेंड ऑर्डर के अंदर होगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर जो है हमारे पास उनका रिस्पॉन्स किस तरह होगा सिस्टम्स का वो हम देखते हैं। ठीक है, कंपेयर्ड टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एग्जिबिट्स वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्सेज जो हैं काफ़ी सारे हो सकते हैं। whereas varying the first degree parameter simply changes the speed of the response। आपने देखा कि फर्स्ट जो ऑर्डर सिस्टम है उसमें अगर ए की वैल्यू के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो शो मतलब डिपेंड कर रहा था। अगर ज़्यादा ए की वैल्यू है तो हमने देखा कि वो ज़्यादा जल्दी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, अगर कम है तो वो कम कर रहा है। अगर ए की वैल्यू जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है तो हमने देखा कि अगर ए की वैल्यू मतलब कम पावर है उसकी पॉजिटिव के अंदर तो वो ज़रा देर से राइज कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा पावर है जैसे लेट्स से कि 30T है तो वो क्या है वो क्विकली ऐसे राइज कर रहा है। तो मतलब एक सिंगल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के अंदर क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स जो है सिर्फ ए की वैल्यू जो है उसका फ़र्क जो है उसकी स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड ऑर्डर के अंदर हमारे पास बहुत सारी और करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, यानी कि ऑसिलेशंस जो है वो हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी। जो वेव्स नेचर है मतलब कि जिस तरह की हमने यूं रिस्पॉन्स पढ़ा है वो कब आएगा, इस तरह का रिस्पॉन्स कब आएगा, सिंपल यूं करके रिस्पॉन्स जो है वो कब आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के अंदर निकल आनी शुरू हो जाएंगी। To become familiar with the wide range of responses before formalizing our discussion in the next section, we took numerical examples। तो अच्छा ये देख लें, ये सिंपल एक जो है जनरल सा यहाँ पे जो है एक सिस्टम उसको बनाया गया है, उसको लेट किया गया। जिस तरह ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमने लेट किया हुआ था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो जनरल हम ट्रांसफर फंक्शन ले रहे हैं एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, वो क्या है बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ई एस प्लस पी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमने इसको जनरलाइज थोड़ा सा किया है। एस स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, एक ऊपर बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे है। तो ये दो बेसिकली एक एक यहाँ पे भी थे तो, लेकिन यहाँ पे यूजली हमने क्या था कि ये ए ओवर ए था, ए ओवर एस प्लस ए। लेकिन यहाँ पे एक टर्म जो है बी भी जो है हमने उसमें इंट्रोड्यूस की हुई। ठीक है, तो अब इसमें रिस्पॉन्स जो है वो ये आप देख रहे हैं कि चार तरह के हमने यहाँ पे जो है वो जनरल शो किए हैं। अब ये रिस्पॉन्स चार तरह के किस तरह हो रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे एक फर्स्ट करें कि ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है जिसके अंदर ए की वैल्यू जो है ये लग से कि ये एक ट्रांसफर फंक्शन है 9 ओवर एस के प्लस 9s प्लस 3। तो इसके जो हैं पोल्स अगर आप देखें, इसको आप वो करें तो ये इन्होंने पोल निकाले हैं इसके इसके दोनों पोल जो हैं वो एक तो रियल एक्सिस के ऊपर हैं। ठीक है, सिग्मा से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जे ओमेगा से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पोल जीरो प्लॉट। तो आप इसी तरह कर लें इसको रियल या इमेजिनरी लिखने के लिए सिग्मा और जे ओमेगा से उसको रिप्रेजेंट कर लें। तो दो इसकी वैल्यूज आ रही हैं -1.146 है और 7.746 है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं पोल्स जो हैं वो एक तो रियल हैं और जो है ये लेफ्ट साइड पे हैं आपके एस प्लेन के। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट साइड पे हैं दोनों और रियल एक्सिस के ऊपर हैं दोनों। तो आपका रिस्पांस जो है वो इस तरह का रिस्पांस है और इस तरह के रिस्पांस को हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड रिस्पांस। ठीक है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम है, ओवर डैम्प्ड रिस्पांस है। अगर आप इसकी मतलब एस डोमेन से इसको टाइम डोमेन में करें लाप्लास इनवर्स लेके तो इसकी इक्वेशन जो निकलेगी वो इस तरह की है। ठीक है, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप इसको देखें कि जो आपके पास
ये 7.846 इसका एक पोल है, ये आप देख रहे हैं। उसी तरह मेरे पास ई की वैल्यू के अंदर यानी ई रेस टू पावर -7.45 ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये क्या आ रहा है, ये वाला पोल जो है ये नेक्स्ट वैल्यू में आप देख रहे हैं ई रेस टू पावर माइनस, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जिस तरह था कि जो हमारा पोल होता था रियल एक्सिस के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर, उसी की वैल्यू जो है ई रेस टू पावर माइनस में उसी तरह टाइम रिस्पॉन्स में उसकी आ रही होती है। यहाँ पे भी आप वो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी है और नेचुरल रिस्पॉन्स भी है। ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स है और ये बाकी जो है सारा सम वो क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, जिसमें ग्राफ आपको ओवरडैम्प्ड सिस्टम का इस तरह का लगेगा, कोई इसमें वेव नहीं है, कोई ऑसिलेशन नहीं है, तो राइज कर रहा है और फिर ये जाके बीच में सीधा हो। अच्छा, अभी नेक्स्ट ये देखें, एक और हमने ट्रांसफर फंक्शन अब देखेंगे, सेम नहीं है। हमने ये जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं बेसिकली हम इनको वेरी कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट ए और बी की वैल्यूज से रिस्पॉन्स जो है आप देख रहे हैं कि सिस्टम का चेंज हो सकता है। अब अगर ये इस तरह है, यानी एक वैल्यू 2 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 9 ही है, और इसके मैं दोबारा अगर आप इसके रूट्स लें और वो सारा कुछ करें तो आप देखेंगे कि इसके पोल्स जो निकल रहे हैं, अब वो पोल जो हैं वो रियल एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहे, ठीक है। इसके पोल जो हैं वो एस प्लेन के ऊपर जो है वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी -1 और मेरा ख्याल है प्लस, यानी इसके अगर दो पोल आप कैलकुलेट करें तो वो होंगे जी -1 प्लस माइनस √8 जे कह लें, आई कह लें इसको, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास आ जाएगा तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको आप यहाँ बनाएंगे कैसे, ये -1 आपका रियल पार्ट आ गया और ऊपर जो है आपका यानी √8 की वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो आप ये देखें कि जब हमारे जो पोल्स हैं तो वो लेफ्ट साइड पे, लेकिन वो रियल एक्सिस पे अब लाई नहीं कर रहे, ठीक है। अब वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, अब वो दरमियान में लाई कर रहे हैं, ना तो वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है कम्प्लीटली, ना वो रियल एक्सिस के ऊपर है, वो अब इनके दरमियान में प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पोल्स जो हैं वो रियल एक्सिस से हटेंगे तो हमारे पास ऑसिलेशंस जो हैं वो रीच होनी शुरू होंगी, ठीक है। तो ये ज़हन में रखें, ऑसिलेशन आपकी आएगी जब भी आपका ये जो है रियल एक्सिस पे आपके पोल नहीं होंगे, ऑसिलेशन आएगी। तो लेकिन अभी आप ये देख रहे हैं कि अभी भी हैं ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है लेफ्ट साइड पे, लेकिन उसके ऊपर नहीं है। तो इस वजह से आप देखते हैं कि ये इसने ओवरशूट किया है। अगर इसको मैं यहाँ पे बनाऊँ इसको नॉर्मल इसकी, तो आप ये देखते हैं कि ये इसने ओवरशूट किया है, फिर नीचे आया है, लेकिन ये स्टेबलाइज हो गया है, ठीक है। यानी अगर आपके जो पोल्स हैं सेकेंड ऑर्डर के अंदर वो इस तरह के हैं कि वो उसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, यानी कि वो है लेफ्ट साइड पे ही, रियल पार्ट मेरा नेगेटिव ही है, तो क्या हो रहा है कि वो स्टेबलाइज तो हो रहा है लेकिन जो है वो एक ओवरशूट भी कर रहा है थोड़ा सा। तो ये मेरे पास इस तरह का रिस्पांस आ रहा है। अब इसके रिस्पांस के अंदर यानी इसका अगर आपने टाइम लैप्लास इन्वर्स लेके टाइम डोमेन कैलकुलेट किया हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका रिस्पांस किस तरह का आ रहा है कि ये जो बेसिकली इसका कॉम्प्लेक्स पोल का जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जो एओटा वाला हमारे पास चीज़ आ रही है वही बेसिकली ये आप देख रहे हैं। एक तो ये देखें कि -1 वाला हमारे पास कहाँ आ रहा है, देखें आप यहाँ पे -1 e⁻⁻t में ये माइनस जो है बेसिकली ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो जो कॉज है हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8t √8, ठीक है। वही वैल्यू जो कि हमारी पोल्स की कॉम्प्लेक्स वैल्यू में आ रही है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पोल्स की कॉम्प्लेक्स वैल्यू में वो वैल्यूज √8 जो है वो कॉस के साइन के जो आपकी जो वो चीज़ वो टर्म जो कि इसको फ्लक्चुएशन दे रही है, जिसने इसको देनी है फ्लक्चुएशन, वो इसके इमेजिनरी पोल के इमेजिनरी पार्ट से आ रही है। और माइनस क्योंकि ये माइनस हमारा रियल पार्ट था इसका, तो इस माइनस के होने की वजह से जो है आप देखते हैं कि ये स्टेबलाइज कर जाता है, ठीक है। मतलब ये कॉस वाले कंपोनेंट की वजह से ये फ्लक्चुएट भी कर रहा है लेकिन ये बाद में स्टेबलाइज भी कर जाता है, यानी कि ये स्टेबल हो जाता है माइनस, क्योंकि ई के पार कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन माइनस भी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि माइनस होगा तो इन द एंड क्या होगा कि ये डिके कर जाएगा, तो इस वजह से ये स्टेबल हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये केस है, आप देखेंगे अब जो है
ए की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है, ठीक है, और बी की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये आपका एस स्क्वायर जो है उसी तरह है, ठीक है। तो है ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ही। अब इस केस के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसके दो ही पोल निकल रहे हैं, और वो दोनों जो हैं इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, जैसे रियल पे करते हैं इमेजिनरी पे कर रहे हैं। अब ऐसे सिस्टम के अंदर आप देख रहे हैं कि ये ऑसिलेशन जो है ये इसी तरह ही चलती रहेंगी ऐसे, ठीक है, जिस तरह जा रहा है इसी तरह चलता रहेगा। तो अगर हमारे पास जो पोल्स हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर वो इमेजिनरी प्लेन पे लाई करें, तो हमारे पास जो है कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस जो हैं चलती रहेंगी। इसी तरह अगर ये पोल ज़्यादा ऊपर होंगे तो उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर जितनी ज़्यादा नीचे होंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इस तरह का केस जो है इसको कहते हैं अनडैम्प्ड, मतलब कि इसकी जो ऑसिलेशन है, जो हमने बात की ऑसिलेशन जो ऐसे जानी है, इसके अंदर कमी नहीं आनी, ठीक है, ये इसी तरह जाता रहेगा, मतलब इसमें डैम्पिंग नहीं होगी। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा ना कि ये पहले तो ये बड़ी वेव थी, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गई, यानी कि वो डैम्प हो गई। ये आपने देखा कि इसके अंदर तो ऑसिलेशन हुई नहीं, ये ओवर डैम्प था, मतलब ज़्यादा ही डैम्प था, उसने इसको हिलने ही नहीं दिया, ये सीधा गया ऊपर और जाके स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे क्या अंडर डैम्प था, मतलब डैम्पिंग है लेकिन कम है, ठीक है, आपने देखा कि ये ओवरशूट किया, डैम्पिंग कम थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेबलाइज कर गया। अब ये क्या है अनडैम्प्ड केस, अगर आपके पोल्स जो हैं इमेजिनरी लाइन इमेजिनरी प्लेन पर लाई करेंगे तो ये कौन सा सिनेरियो है अनडैम्प्ड का, मतलब कि यानी कि जो भी रिस्पॉन्स होगा उसका वो उसी तरह जो है वो चलता जाएगा, उसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं आएगी, यानी कोई डैम्पिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसको टाइम रिस्पॉन्स में यूँ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और इसके एक अभी हमने बात की थी कि इसके जो पोल्स होंगे वो क्या होंगे, 3 जो है ±3 आयोटा या 3J आप कह सकते हैं। तो उसी तरह जो आप देख रहे हैं कि कॉस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है ये वही है जो कि पोल्स के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। और ये केस है हमारे पास जिसके अंदर मेरे पास दो पोल्स हैं और दोनों सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, और दोनों ही एक तो सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं और हैं भी रियल एक्सिस के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर, रियल एक्सिस पे, लेफ्ट साइड पे और सेम लोकेशन के ऊपर। ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या है आपका क्रिटिकली डैम्प्ड हो रहा है सिस्टम। ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है कि आप देख रहे हैं कि एक तो राइज टाइम भी अगर आप इसको ओवर डैम्प्ड केस से देखें तो वो क्या कर रहा है, आप देखें कि ये जो है तकरीबन 1.5 सेकंड में इसने स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ये तकरीबन जो है 4.5 के ऊपर जाके ये सेटल कर रहा है 1 वाली वैल्यू के ऊपर, ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जो है, ठीक है। अब इसमें आप दो ही मेरे पास पोल्स हैं और दोनों -3 के ऊपर हैं, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि -3 यहाँ पे भी है और -3 सेकेंड वैल्यू के अंदर भी आपके पास है। तो ये हमारे पास जो है 4 केसेस जो हैं हमने देखे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के, और आपने देखा कि किस तरह पोल्स की वैल्यू जो है वो इनके ऊपर जो है किस तरह असरअंदाज हो रही है, किस तरह इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर रही है। उन सारे रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे थोड़ा एलेबोरेट किया गया जो मैंने आपको वहाँ पे ही कर दिए थे। तो इसको करने का तरीका तो मेरे ख्याल आपको ऑलरेडी पता है, आपने इसको बेसिकली इसके फैक्टर करने हैं, तो ये यहाँ पे किए हुए हैं, इसको अलग-अलग किया हुआ है। तो हम इसी को देखते हुए इसके पोल्स और ज़ीरोज़ हमें यहाँ से पता लग जाएंगे। तो क्योंकि दोनों ए की वैल्यूज़ जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी कि एक पोल मेरे पास -7.85 पे है और दूसरा जो है -1.146 पे है। तो हमें पता है इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा कि एक तो K1 की वैल्यू है उसी तरह, ठीक है, मतलब फर्स्ट कांस्टेंट कोई भी हो सकता है जिसके साथ कोई भी डिके नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा हमारे पास कोई भी K2 होगा और उसके अंदर क्या होगा ई रेज़ टू पावर माइनस में जो चीज़ होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। इसी तरह K2 होगा, सॉरी K3 होगा और ई रेज़ टू पावर माइनस में जो होगा वो ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन होगा। तो इसका टाइम रिस्पॉन्स जो है वो भी हम निकाल सकते हैं सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन को देख के, ठीक है। तो ये भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। और ओवर डैम्प्ड ये क्यों होगा रिस्पॉन्स, इससे भी हमें जज कर लेना चाहिए, मतलब आपको ये अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया जाए तो आपसे कहा जाए कि इसका रिस्पॉन्स बताएं किस तरह का होगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इसके फैक्टराइज करेंगे, इसको देखेंगे, अगर तो दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि दोनों
और रियल एक्सिस पे भी लाई करते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम भी है। इसका मतलब है कि ये ओवर डैम्प्ड केस है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अच्छा जी कि इसका रिस्पॉन्स ओवर डैम्प्ड होगा, और आप इस इक्वेशन को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें K1 K2 और K3 तो निकालने वाले हैं, लेकिन आप कम से कम ये इक्वेशन बता सकते हैं अच्छा जी इसका रिस्पॉन्स इस तरह का होगा, और ये K1 K2 K3 आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अंडर डैम्प्ड के अंदर ये वाली एग्जांपल उसके ऊपर दी हुई थी। ठीक है, तो अंडर डैम्प्ड को भी हमने देख लिया है, इसको भी आप फैक्टर करेंगे, और जो पोल्स हमारे पास आएंगे वो ये हैं -1 प्लस माइनस जे। तो आप अच्छा यहाँ पे ये देख रहे हैं कि साइनोसॉइड्स जो हैं यहाँ पे आ जाएंगी, और अगर ये देख रहे हैं आप कि ये एक हमने इसकी बात कर ली कि ये क्या है, आहिस्ता आहिस्ता इसको डैम्प जो है वो होना है। ठीक है, ये अंडर डैम्पिंग का केस जो है वो ये है। ठीक है, एक तो पोल्स हमारे पास होंगे, और एक तो नेगेटिव इसमें होगा। ठीक है, अंडर डैम्प के केस में और क्या होगा कि कोई ना कोई इमेजिनरी पार्ट भी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ एन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग एम्पलीट्यूड जनरेटेड बाय अ रियल पार्ट ऑफ द सिस्टम पोल्स टाइम अ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। ठीक है, तो इसमें एक साइनोसॉइड इन्वॉल्व हो जाएगी, और एक वेव फॉर्म जो है वो आपकी रियल पार्ट भी उसका एग्जिस्ट करेगा। दिस साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द नेम डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। ओमेगा डी इसको बेसिकली कहा जाता है। अगर ये एग्जांपल आप देखें तो ये हमें एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एस की जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं -5 और +-13.2। तो इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, अंडर डैम्प्ड होगा। एक तो -5 रियल पार्ट है, और ये जो है इसका ये है। ठीक है, अब इसका रिस्पॉन्स आप जज करने का क्या तरीका है कि फर्स्ट तो हमारे पास एक सिंगल कांस्टेंट वैसे ही आएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली आता है कि उसमें कोई भी टाइम रिस्पॉन्स का कोई एलिमेंट नहीं है, वो फोर्स रिस्पॉन्स है उसका। प्लस क्या होगा जी, अब मेरे पास ये -5 है, तो आप देख सकते हैं कि e⁻⁵t तो आएगा आएगा। और क्योंकि इसमें ये जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास साइन और कॉज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है, और इनपुट क्योंकि दोनों में प्लस माइनस यहाँ पे फ़र्क है, तो आप इसको ले सकते हैं कि एक के साथ K2 cos ऑफ 13 ले लें, प्लस के साथ हमने cos 13.23 ले लिया। दूसरे को आप चाहें तो वैसे cos वो फिर 180 में से माइनस करके cos के साथ लिख सकते हैं, वरना आप क्या करें कि उसको प्लस करके K3 साइन ले लें। जो नेगेटिव वाली टर्म है उसको सिंपल कहेंगे साइन ऑफ जो 13.23। ठीक है, तो इस तरह हम उसका टाइम रिस्पॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर डैम्प्ड का केस जो है, अनडैम्प्ड का सॉरी, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसका समझाया हुआ है, इसको रीड कर लें। बाकी बात वही है जो मैंने वहाँ पे की हुई है आपके साथ। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं अनडैम्प्ड के केस में जब डैम्पिंग है ही नहीं, तो आपके पास e⁻⁻ वाली टर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, जब ये आपके पास पोल्स जो हैं वो इस तरह के हों कि वो लाई ही सिर्फ यहाँ पे कर रहे हो, तो हमारे पास सिर्फ साइनोसाइड्स एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो जैसे इसके केस में है हमारे पास जो एस की वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर पोल्स जहाँ से आपने निकालने हैं वो हमारे पास क्या आई हैं, +-J3, यानी कि 3 एओटा अगर नहीं है +-3 एओटा, तो वो क्या है कि इसका टाइम रिस्पॉन्स अगर आप जज कर रहे हैं तो इसका टाइम रिस्पॉन्स में एक तो फोर्स रिस्पॉन्स तो वैसे ही आपका आ गया जिसके अंदर कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं है, K1 वैसे ही आ गया, प्लस K2। अब यहाँ पे आपकी कोई भी ये टर्म नहीं आएगी जो डिके करवा रही है इसको, क्योंकि यहाँ पे डिके है ही नहीं। ठीक है, अनडैम्प्ड केस है। जब आपको पता है कि इसके पोल्स जो हैं सिर्फ वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यानी इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो आपको वो टर्म लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपल K2 है और +-3 जो है ये बेसिकली कॉस के हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ 3 K2 कॉस ऑफ 3 वो लिख लें, प्लस करके साइन 3t लिख लें। ठीक है, या आप इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए K1 प्लस ये कांस्टेंट जो है जो अंदर इनके साथ आने थे, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा है K2 और K3 जो यहाँ पे आने थे उसको आप बाहर निकाल लें और कहेंगे कि K4 है कोई कांस्टेंट, और कॉज ऑफ 3t-5। ठीक है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है, इसमें भी ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है। वो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी आती है तो मेरे ख्याल आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये अनडैम्प्ड का केस हमारे पास जो है ये है। तो
अनडैम्प्ड के केस में आपको पता है कि ये इसको आप ये भी देख सकते हैं कि ये डिके क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल में ज़ीरो टी जो है बेसिकली आ जाता है, जो कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो खत्म हो जाती है। क्रिटिकली डैम्प्ड केस का केस यहाँ पे दिया हुआ है। क्रिटिकली डैम्प्ड केस में हमारे पास जो टाइम रिस्पॉन्स है वो तकरीबन वैसे ही है जो कि हमारे ओवर डैम्प्ड के केस में हमने देखा। ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, बस यहाँ पे फ़र्क आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये होगा कि तो दोनों नेगेटिव हैं, रियल हैं और सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो आप उसको पहचान जाएंगे कि अच्छा ये क्रिटिकली डैम्प्ड केस है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें समराइज़ की हुई हैं जी। ये रिस्पॉन्सेज भी समराइज़ किए हुए हैं। सिग्मा बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट ऑफ द पोल्स की वैल्यू जो आपने निकाली है उसका रियल पार्ट है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर डैम्प कब होगा, जब दोनों पोल्स जो है रियल हैं और नेगेटिव हैं। ठीक है, तो और उसका टाइम रिस्पॉन्स आप इस तरह निकाल सकते हैं, K1 K2 दो कांस्टेंट हैं, e⁻⁻ माइनस जो भी इनकी वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अंडर डैम्प्ड के केस में आपने देखा कि एक उसका रियल पार्ट भी है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट भी है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके टाइम रिस्पॉन्स में आएंगी। कोई भी एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, e⁻⁻ जो इसकी रियल वैल्यू होगी यहाँ पे इस पोल की, वो आपकी e⁻⁻ पावर में वो आ जाएगी, और ये जो इमेजिनरी वैल्यू होगी वो कॉज की फ्रीक्वेंसी में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अनडैम्प्ड जो है उसके केस में क्या है कि अनडैम्प्ड के केस में क्या होगा कि हमारे पास रियल पार्ट उसका कोई नहीं होगा, यानी सिग्मा की वैल्यू कोई नहीं होगी उसके अंदर, पोल्स के अंदर सिर्फ जे ओमेगा की वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये क्या है, अनडैम्प्ड केस है। इसका टाइम रिस्पॉन्स जो है कोई भी एक कांस्टेंट आ गया आपके पास, और क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म्स नहीं आएगी, सिर्फ साइनोसाइड्स हैं, तो सिर्फ आप कॉस ले सकते हैं, और ओमेगा वो वैल्यू आ जाएगी जो आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो इसकी इमेजिनरी की जो वैल्यू है वो आपके पास कॉस की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्रिटिकली डैम्प्ड केस में दो ही हैं बेसिकली, उनकी एक ही वैल्यू होगी और रियल होगी। ठीक है, तो एक ही सिग्मा वन ही है, आप समझ लें। तो ये कोई एक कांस्टेंट के साथ वो एक दफ़ा आ रही है और दूसरे कांस्टेंट के साथ वही वैल्यू दूसरी दफ़ा आ रही है, क्योंकि रियल है और वैल्यू एक ही है। जैसे हमने भी पीछे एग्जांपल में देखा कि दोनों की वैल्यू -3 ही है, तो वो आप बेसिकली यहाँ पे कर लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनके ऊपर आप खुद एवेलुएट करें, देखें इनको उसी सिनेरियो के ऊपर कि इसके आप पोल्स निकालें, उनको देखें और बताएं कि जी अच्छा इसका रिस्पांस किस तरह का होगा, इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, इसका टाइम रिस्पांस की इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो क्या होगी। तो ये आप इजीली इसको कर सकते हैं, इसको आंसर भी दिए हुए हैं, इसको करके आप चेक कर सकते हैं।